वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ही ख़राब थी। हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया और उसकी जगह जो इंडस्ट्रीज़ आई वो एडिक्वेट नहीं थी। प्लस एग्रीकल्चर में ज़मींदारी सिस्टम था और इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी और इरिगेशन बहुत ही ना के बराबर था। इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ट्रेड हमारा मोस्टली सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स के बाद हमारी इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे लीडर्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कदम उठाए और कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया फ्रॉम 1950 टू 1990, यानी ये 3 डेकेड्स में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले हम लोग क्लास 11th के एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। दे कैन नेवर बी फुलफिल्ड कंप्लीटली। हमेशा हम लोग नई नई चीज़ों की डिमांड करते रहेंगे, बट उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या घर बनाने के यूज़ कर सकते हैं, या फैक्ट्री बनाने के लिए, या मॉल बनाने के लिए। तो ये जो वांट्स और रिसोर्सेज के बीच जो मिसमैच है उसे हम बोलते हैं स्केर्सिटी या फिर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन द ट्रू सेंस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम सब कुछ जितना चाहे उतना नहीं बना सकते। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स ज़्यादा बनाने हैं और कौन से गुड्स कम बनाने हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं या कंज्यूमर गुड्स। ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स अगर हमें ज़्यादा बनाने हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा एलोकेशन कैपिटल गुड्स के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसे एग्रीकल्चरल गुड्स बनाएं या इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएं, वॉर टाइम गुड्स ज़्यादा बनाएं या पीस टाइम गुड्स ज़्यादा बनाएं। अगर कोई वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट में ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस तरह से ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें बेसिकली वी नीड टू चूज अमंग्स द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मेनली आते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब हम लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मशीनरी का कम यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब मशीनरी का ज़्यादा यूज़ और लेबर का कम यूज़। थर्ड और फाइनल है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कि जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग बना रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए बना रहे हैं, फॉर द रिच और द पुअर और द मिडिल क्लास। किसको कितना एलोकेशन मिल रहा है, दैट इज बेसिकली फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन। कैपिटलिज्म यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता एंड इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो उसमें ये 3 क्वेश्चंस, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी किस तरह से आंसर होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। Only those goods will be produced that can be sold profitably in the market, and those which can't be sold profitably, they will not be produced. How to produce? If labor is cheaper than capital, then labor intensive techniques will be used, and if capital is cheaper than labor, then capital intensive techniques will be used. Third, for whom to produce. इसमें भी those goods and services will be allocated on the basis of purchasing power of the people. Purchasing power मतलब ability to buy goods and services. जो जितना ज़्यादा पे कर सकता है उसे उतने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज एलोकेट होंगे और उतनी बेटर क्वालिटी के एलोकेट होंगे। अनदर इकोनॉमिक सिस्टम है सोशलिज्म या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें मार्केट फोर्सेस की बजाय गवर्नमेंट प्लान करती है इकोनॉमी के लिए, और इसमें ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी गवर्नमेंट देगी। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट विल डिसाइड कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को सोसाइटी और लोगों की नीड्स के बारे में पता है अच्छे से और उसका ख्याल रखती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडली, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बट यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर के साथ साथ ये भी देखा जाएगा मे बी अगर कैपिटल लेबर से ज़्यादा चीप है लेकिन कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट विल प्रेफर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। सिमिलरली फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services in accordance with the needs of the people and not in accordance with the purchasing power.
तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उनके मन में एक डिलेमा आई कि इंडिया शुड बी अ कैपिटलिस्ट कंट्री और अ सोशलिस्ट कंट्री। अब कैपिटलिज्म उनको पसंद नहीं था बिकॉज ज़्यादातर लोग इंडिया में गरीब थे और कैपिटलिज्म प्योरली प्रॉफिट मोटिव से चलता है। तो उनको लगा कि अगर कैपिटलिज्म आएगा तो बहुत सारे लोगों को चांस ही नहीं मिलेगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का। और वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म भी, जो पूरी तरह जो सोवियत यूनियन में जिस तरह का सोशलिज्म होता था वो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी और हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। और गवर्नमेंट सब कुछ सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल ओन नहीं कर सकती। देयर शुड बी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है कि देयर इज अ राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड इट इज लीगल। सो सोशलिज्म भी पूरी तरह से नहीं हो सकता था और ना ही कैपिटलिज्म हो सकता था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उस बीच के रास्ते को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। जो गुड्स और सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है प्रॉफिटेबली वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, और उसके अलावा जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता वो पब्लिक सेक्टर करेगा। तो in a way you can say the government would plan for the economy and private sector would be encouraged to be part of the plan. अब ये जो वर्ल्ड में मोस्टली मिक्स्ड इकोनॉमीज ही देखी जाती हैं। ऑफ कोर्स यू कैन से कि यूएसए में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैपिटलिज्म के फीचर्स ज़्यादा होंगे सोशलिज्म से, और चाइना में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें सोशलिज्म के फीचर्स ज़्यादा होंगे कैपिटलिज्म से। बट ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमीज आर कॉमन एंड प्योरली सोशलिस्ट और प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर हार्डली सीन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट विल आल्सो प्लान फॉर द इकोनॉमी। सो टू डू दिस दे सेट अप अ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। अभी प्लानिंग कमीशन का काम होता था टू मेक 5 year plans for India, or these plans specified how the resources of the nation would be put to use to achieve specific objectives for the duration of those 5 years. Or it also specified the sectors where the state would play a commanding role, मतलब किस सेक्टर पे हमें फोकस करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 year प्लान में फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पे, बाकी मार्केट पे छोड़ दिया था। सो दिस whole idea of 5 year plans was inspired from Soviet Union, and ये भी डिसाइड किया गया कि the prime minister of the country will be the chairperson of the planning commission। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में और हमारा फर्स्ट 5 year प्लान स्टार्ट हुआ 1951 में, फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। इसका फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पे, और ये हमारा सबसे सक्सेसफुल अभी तक का 5 year प्लान रहा जिसमें जो टारगेट जीडीपी ग्रोथ थी उससे भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई। उसके बाद सेकेंड 5 year प्लान आया फ्रॉम 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961। उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे पीसी महालनोबिस सर, और उनके इस मॉडल को बोला जाता है पीसी महालनोबिस मॉडल। ही वॉज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने फोकस किया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज पे। तो ऐसे करते करते हम लोग 12th 5 year प्लान पे पहुंचे, which was our last 5 year plan from 2012 to 17। अब ये 2012 to 17 के बीच में कुछ और भी हुआ कंट्री में, दैट इज द मोदी गवर्नमेंट केम इन पावर। अब मोदी जी जब पावर में आए तो उन्होंने देखा कि प्लानिंग कमीशन जो है इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। टारगेट्स मिस हो रहे थे और टारगेट्स मिस करने का कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं थे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही थी उन पर। प्लस मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फेल्ड, देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सब हो रहा था तो उन्होंने सोचा प्लानिंग कमीशन को बंद कर देते हैं और एक नया इंस्टीट्यूशन लेके आते हैं, नीति आयोग। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसमें भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, बट इसमें 5 year प्लान्स नहीं होते। इसमें अलग अलग जैसे कि एक्शन एजेंडा फॉर 3 years, स्ट्रैटेजी फॉर 7 years, विजन फॉर 15 years, ये सब अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं। और ये सब डिटेल में क्या है और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस हैं फंक्शंस के अंदर, ये हमें इस चैप्टर में देखने की ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। तो उस टाइम तो 5 ईयर प्लान्स ही चल रहे थे, तो उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये 5 ईयर प्लान्स के 4 ब्रॉड गोल्स थे। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इक्विटी। इन सब की मीनिंग क्या होते हैं वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। So friends, that was all for today. If you found this lecture useful, please hit the like button and subscribe to my channel. And in case of any query, please ask in the comment section below. Goodbye.